Assalamu alaikum ji. This is Dr. Haroon Habib from the Biochemistry Department of Avicenna Medical College. Ji, any questions from the last lecture or the lectures before that? Ji, any questions from the last lecture or the lectures before that? Ji, no questions then? I'll start. ट्रांसलेशन के कुछ स्टेप्स होते हैं जिसमें आता है इनिशिएशन, elongation and then termination. Initiation comprises the assembly of components of translation system before the peptide bond is formed. Once a peptide bond is formed between two amino acids, elongation starts. And once the whole of the messenger RNA is transcribed, termination occurs. Initiation के लिए जो हमें components चाहिए जिनकी assembly जरूरी है, they are messenger RNA, transfer RNA, amino acid, transfer RNA synthetase, energy in the form of ATP or GTP, ribosomes जो हमारे पास prokaryotic ribosomes हैं, they are 70S ribosomes. जो हमारे पास eukaryotic ribosomes हैं, they are 80S ribosomes. Initiation factors prokaryotes के अंदर IF1, IF2 and IF3. Eukaryotes के अंदर हमारे पास आ जाते हैं eukaryotic initiation factors. They are about 9 in number, having different functions. राइबोसोम अभी हमने देखा है पीछे, ये भी एक
हमारे पास प्रोकैरियोटिक राइबोसोम है, ठीक है, क्योंकि आप देख सकते हैं इसका एक 50s यूनिट एक 30s यूनिट, टोटल ये बनेगा 70s, ठीक है, दैट्स अ प्रोकैरियोटिक राइबोसोम। राइबोसोम के ऊपर ना ये 3 साइट्स होती हैं, ए साइट, पी साइट एंड ई साइट। द ए साइट, इट्स द अमाइनो एसिड साइट, इसका नाम जो है। The P site is the peptidyl site and the E site is the exit site. ये अमाइनो एसिड जो साइट है ना, अमाइनो एसाइल साइट जो है, ये वो साइट है जहाँ पे आके ट्रांसफर आरएनए अटैच होता है, न्यू ट्रांसफर आरएनए कैरिंग एन अमाइनो एसिड, ठीक है, ये आके यहाँ पे अमाइनो एसिड साइट के ऊपर अटैच होता है। ये जो पेप्टिडाइल साइट है, ये वो साइट है जहाँ पे दो अमाइनो एसिड्स के बीच में पेप्टाइड बॉन्ड बनता है, जैसे पेप्टिडाइल। ये जो अमाइनो एसिड है, क्यों, क्योंकि ट्रांसफर आरएनए के साथ वो अमाइनो एसिड ट्रांसफर सिंथेज होता है, ठीक है, तो उसका अमाइनो एसिड साइट। और ये पेप्टिडाइल साइट ऐसी है जहाँ पे पेप्टाइड बॉन्ड बनता है, दिस वन है। उसके बाद ये ई एग्जिट साइट है, ये वो साइट है जहाँ पे जिस साइट से ट्रांसफर आरएनए रिलीज होता है, ठीक है, ट्रांसफर आरएनए आके यहाँ पे ए साइट पे लगता है और यहाँ से रिलीज होता है, ठीक है। ये जो पोर्शन है ये देख रहे हैं, दिस इज मैसेंजर आरएनए बाइंडिंग साइट, अब मैसेंजर आरएनए बाइंड होता है। ये हमारे पास जो ट्रांसफर आरएनए अमाइनो एसिड बाइंडिंग साइट के साथ, ठीक है, इसने अटैच होना है यहाँ पे आके ए साइट के ऊपर, ठीक है। ये देखिए मैसेंजर आरएनए बाइंडिंग साइट, मैसेंजर आरएनए का 5 प्राइम एंड यहाँ पे आके बाइंड हुआ, ठीक है, 30s सब यूनिट के ऊपर ये बाइंडिंग साइट होती है, ठीक है, यहाँ पे आके बाइंड होगा, it is just under the P site। नेक्स्ट क्या होगा, वहां पे आके ए साइट के ऊपर एक ट्रांसफर आरएनए आके अटैच होगा कैरिंग एन अमाइनो एसिड। वो कौन सा ट्रांसफर आरएनए होगा, कैसे पता चलेगा, ये जो एंटी कोडॉन सीक्वेंस है उसके ऊपर ये कोरिलेट करेगा द वन ऑन द मैसेंजर आरएनए राइट हियर, ठीक है, तब ये वाला पोर्शन उसका इसके ऊपर होगा, राइबोसोम के ऊपर, ठीक है, आके अटैच होगा। अटैच होने के बाद अगला स्टेप वहां पे एक और अमाइनो एसिड आएगा ए साइट के ऊपर नेक्स्ट, और पेप्टाइड बॉन्ड बनेगा और पुराने वाला है वो निकल जाएगा। इसको देख लेते हैं आगे। ये देखिए, ये हमारे पास लेट्स से एक मैसेंजर आरएनए है, ठीक है, दैट इज रेडी टू बी ट्रांसलेटेड। सबसे पहली चीज हमारे पास इनिशिएशन फैक्टर 3, that would come in close proximity of 30th subunit of the ribosome and gets attached to it, ठीक है, it's kind of activation, ठीक है, it is a kind of activation of 30th subunit। Next, another initiation factor IF2 comes in close proximity with a transfer RNA. This is a transfer RNA carrying an amino acid methionine, ठीक है, ये उसका एंटीकोडॉन लगा हुआ। Both of them will come in close proximity, and
this is a sort of activation of transfer RNA. ठीक है? Once both of these initiation factors end up doing what they're supposed to do, this is what happens. कि ये जो हमारे पास सब यूनिट है ना 30th सब यूनिट, it will come and attach itself towards the Shine-Dalgarno sequence. Remember the Shine-Dalgarno sequence. It acts as a beacon for the translation machinery. ठीक है? आके attach हो जाएगा Shine-Dalgarno sequence पे. Can be anywhere from here to here. Once it attaches itself, it will search for the start sequence, the start codon. ठीक है ना? Usually it is this one, AUG. It codes for methionine. ठीक है? जब ऐसा होगा, से मिल जाएगा start codon. Then what will happen? Okay, sorry. This whole is called the initiation complex. जिसमें आपके पास transfer RNA activated पड़ा हुआ है, 30th subunit activated पड़ा हुआ है, messenger RNA के Shine-Dalgarno sequence पे आके 30th subunit लग गया और उसने start codon ढूंढ लिया. This is an initiation complex. ये मेरे पास हमारा Shine-Dalgarno sequence हो गया. यहाँ पे कहीं से start codon ढूंढा जाएगा. 30th subunit वहाँ पे अटैच हुआ है, वहाँ पे ये activated transfer RNA आके लगेगा. Once all of this happens, ये 50th subunit आके उसके ऊपर अटैच हो जाता है. ये जो हमारे पास मेथियोनिन है और ये ट्रांसफर आरएनए है, 30th subunit की P साइट को ऑक्यूपाई करते हैं. दिस वन हियर, द एम्प्टी वन इज द A साइट, P साइट को ऑक्यूपाई करते हैं. जैसे ही ये P साइट पे आता है, a GTP is hydrolyzed and a GDP is formed and energy is released, and this energy is utilized to break off both the initiation factors. ये दोनों initiation factors उतर जाते हैं, मेथियोनिन से भी उतर जाता है और 30th subunit से भी उतर जाता है. नेक्स्ट हमारे पास कुछ इस तरह की शक्ल होती है कि एक कोडॉन तो पकड़ लिया, अब जो अगला कोडॉन है दिस CCA, इसके कॉम्प्लीमेंट्री जो ट्रांसफर आरएनए के ऊपर एंटी कोडॉन है, वो अपना अमाइनो एसिड लेके आएगा और आके अटैच होगा इस A साइट के ऊपर, अमाइनो एसिड साइट के ऊपर, अमाइनो एसाइल साइट के ऊपर. देख रहे हैं कि पहले हमारे पास ये दोनों एक्टिवेट हुए, मैसेंजर आरएनए के साथ अटैच हुए. Once it happens, 30th subunit आके लगा, P साइट के ऊपर अटैच है, GTP हाइड्रोलाइज हुए, इनिशिएशन फैक्टर्स उतर गए. नेक्स्ट स्टेप हमारे पास जो नेक्स्ट कोडॉन है उसके कॉम्प्लीमेंट्री ट्रांसफर आरएनए अपना अमाइनो एसिड लेके आया और A साइट के ऊपर अटैच हो गया, लाइक दिस. See, now at this point initiation is done. ठीक है, अब इनिशिएशन हो गई, क्योंकि अगला स्टेप ये है कि इन दोनों के बीच में, इन दोनों मेथियोनिन और प्रोलीन के बीच में हमारे पास
एक पेप्टाइड बॉन्ड बनना है, और ये जो पेप्टाइड बॉन्ड है ये इससे बनने से पहले पहले इनिशिएशन है, ठीक है। और जैसे ही पेप्टाइड बॉन्ड बनता है और उसके आगे हमारे पास सारी elongation है। So this was the last point of the initiation. A साइड के ऊपर माइनोसाइल साइड के ऊपर आके प्रोलीन अटैच हुआ है, बी पी साइड पेप्टाइडाइल साइड के ऊपर ऑलरेडी मेथियोनिन अटैच है, ठीक है। इनिशिएशन फैक्टर्स उतर गए हैं, everything is just done. What happens next is ये पेप्टाइडाइल साइड के ऊपर पेप्टाइड फॉर्मेशन होती है, पेप्टाइड लिंकेज बनती है। मेथियोनिन and proline, the amino acids, they are bound together forming a dipeptide, and at this point the proline moves from the amino acid side towards the peptidyl side, और जो एंकर होता है ट्रांसफर आरएनए का वो सिर्फ ये वाला एक रह जाता है, क्योंकि मेथियोनिन के साथ जो एंकर है वो उतर जाता है, ठीक है। मेथियोनिन अब प्रोलीन के साथ अटैच्ड है। इससे नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है कि अमाइनो एसिड साइड जो खाली हो गई है उसके ऊपर जो अगला एंटीकोडॉन है, जो अगला कोडॉन है मैसेंजर आरएनए के ऊपर, उसके लिहाज से जो एंटीकोडॉन ट्रांसफर आरएनए के वो अपना अमाइनो एसिड लेके आएगा, इस केस में ये सीरीन है, ठीक है। और फिर अगली साइड के अगले स्टेप पे फिर क्या होगा कि ये जो सीरीन है ये अमाइनो एसिड साइड से पेप्टिडाइल साइड पे मूव कर जाएगा और प्रोलीन और सीरीन के बीच में पेप्टाइड बॉन्ड बन जाएगा, मेकिंग इट अ ट्राइपेप्टाइड। ये वाला जो एंकर है ये भी उतर जाएगा और ये वाला एंकर इस साइड पे आ जाएगा, कुछ ऐसे, ये देखिए, ठीक है। मेथियोनिन प्रोलीन सीरीन, ठीक है। और ये अगर स्टेप बीच में चलता रहे, ठीक है, तो हमारे पास ये 5 अमीनो एसिड्स की चेन है, अ पॉलीपेप्टाइड। और जी आप लोगों को कुछ बताए थे कि कुछ स्टॉप कोडॉन्स हैं, यूएए, यूएजी, यूजीए, these are the stop codons. These stop codons were they called stop codons because there is no amino acid for them. इन कोडॉन्स के ट्रांसलेशन का कोई अमीनो एसिड होता ही नहीं। So once a stop codon comes at the A site, अब यहाँ पे elongation खत्म हो जाएगी और हमारे पास टर्मिनेशन सीक्वेंस या टर्मिनेशन की स्टेज शुरू होगी। टर्मिनेशन के लिए हमारे पास RF रिलीज फैक्टर, अब यहाँ पे अमीनो एसिड तो आ नहीं सकता क्योंकि कोई ट्रांसफर आरएनए है ही नहीं ऐसा जिसके पास ये अमीनो एसिड हो, ठीक है। इस अमीनो एसिड साइट के ऊपर जो ये स्टॉप कोडॉन आ गया, अब यहाँ पे कोई ऐसा ट्रांसफर आरएनए तो है नहीं जिसके पास एंटी कोडॉन हो और अमीनो एसिड हो, तो एट दिस एम्प्टी साइट अ रिलीज फैक्टर इज अटैच्ड, और ये जो रिलीज फैक्टर है ना ये एक किस्म का बॉम्ब की तरह काम करता है, नॉट इन अ डिस्ट्रक्टिव सेंस बट इन अ डिसरप्टिव सेंस, कि इस पूरी ट्रांसलेशन मशीनरी को डिसरप्ट करवा देता है। 50s सब यूनिट अलग हो जाता है, 30s सब यूनिट अलग हो जाता है, मैसेंजर आरएनए अलग हो जाता है, ठीक है। और ये वाला पोर्शन
जो अमाइनो एसिड्स की चेन का पॉलीपेप्टाइड चेन है ये अलग हो जाएगा। ठीक है, ये प्राइमरी स्ट्रक्चर है प्रोटीन्स का। ठीक है, रिमेंबर प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स, ये प्राइमरी स्ट्रक्चर है प्रोटीन, ये अलग हो जाए। जब ये सारे अलग हो जाते हैं जब ये सारे अलग हो जाते हैं तो इसका मतलब है कि हमारे पास 50s अलग है, 30s अलग है। ठीक हो गया, ये तो अलग चले गए, अगला किसी शिकार को ढूंढेंगे जाके। ये जो प्राइमरी स्ट्रक्चर है ये हमारे पास अलग आ जाएगा साइटोप्लाज्म में। ठीक है ना, तो रेडी टू बी फोल्डेड into secondary structure, then tertiary structures, and probably quaternary structure, making protein. ये जो मैसेंजर आरएनए है, ये जो मैसेंजर आरएनए ये अलग हो जाता है। ठीक है ना, इट इज रेडी टू बी ट्रांसलेटेड अगेन। ठीक है ना, ये जो मैसेंजर आरएनए एक दफा बन जाता है ना, इट इज ट्रांसलेटेड अगेन एंड अगेन एंड अगेन एंड अगेन एज पर रिक्वायरमेंट। So up till now we have done genetic code, components required for the protein synthesis, composition of eukaryotic ribosome, composition of prokaryotic ribosomes, and steps of protein synthesis. ये राइबोसोम्स आपने देख लिए थे इकट्ठे। 80s था हमारे पास यूकैरियोटिक और 70s था हमारे पास प्रोकैरियोटिक, having 60s and 40s, having 50s and 30s। स्टेप्स आपने देख लिए। हमारे पास इनिशिएशन आई थी जिसके ऊपर हमारे पास इनिशिएशन फैक्टर 3 आके लगा था। 30 सब यूनिट पे इनिशिएशन फैक्टर 2 लगा था ट्रांसफर आरएनए के साथ मेथिओनिन वाले के। उसके बाद हमारे पास आई थी इलोंगेशन। इलोंगेशन में आप लोगों ने देखा पेप्टाइड बॉन्ड सिंथेसिस हो रही है। ठीक है, नए नए अमीनो एसिड आते जा रहे हैं। उसके बाद आखिर में आपने देखा था स्टेप टर्मिनेशन, जहाँ पे आपके पास स्टॉप कोडॉन आ गया था। स्टॉप कोडॉन जैसे ही है तो वहाँ पे रिलीज फैक्टर लगेगा और सारी मशीनरी को अलग कर देगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन। पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन, जो पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन होती है, इट इज कैरिड आउट इन फॉलोइंग वेज: प्रोटियोलिटिक क्लीवेज और ट्रिमिंग, subunit aggregation, protein folding, and covalent modification of the amino acids। एक एक करके हैं। प्रोटियोलिटिक ट्रिमिंग जिस तरह के नाम से जाहिर होता है, प्रोटियोलिटिक जो चेन बनी है ये पॉलीपेप्टाइड, ये टूटेगी, ये कटेगी, लिटिक लाइज होगी। ठीक है, ये लाइज होगी, ये टूटेगी। इसको हम ट्रिमिंग भी कहते हैं। जिस तरह बालों की ट्रिमिंग नहीं होती, बिल्कुल उसी तरह। एग्जाम्पल देखिए, डीएनए था, ट्रांसक्रिप्शन हुई, डीएनए से आरएनए बना, ट्रांसलेशन हुई, आपके पास एक पॉलीपेप्टाइड चेन आ गई। ठीक है, पॉलीपेप्टाइड चेन में आप ये देख रहे हैं ये सल्फाइडल ग्रुप्स लगे हुए हैं। ठीक है, एसएच एसएच एसएच, ये आपस में इनका कोई बॉन्ड नहीं है, सिर्फ ये लगे हुए हैं। ठीक है, दिस इज कॉल्ड अ प्रीकर्सर ऑफ प्री प्रो इंसुलिन, क्योंकि जो लेट्स अज्यूम के जो हमारे पास जीन था वो इंसुलिन जीन जो था, इंसुलिन का जो जीन था वो ट्रांसक्राइब हुआ, उसके बाद वो ट्रांसलेट हुआ।
इंसुलिन जीन ट्रांसक्राइब हुआ, ट्रांसलेट हुआ, उसके बाद ये हमारे पास प्रीकर्सर ऑफ प्री प्रो इंसुलिन, प्रीकर्सर ऑफ प्री प्रो इंसुलिन, ठीक है, ये बना। अब इसकी प्रोटियोलिटिक क्लीवेज या ट्रिमिंग शुरू होगी। पहले स्टेप में क्या होगा, सल्फाइडल ग्रुप्स हैं, ये आपस में डाइसल्फाइड लिंकेजेस बना लेंगे, ठीक है। जब ये डाइसल्फाइड लिंकेजेस बना लेंगे, that product will be called pre-proinsulin. That product will be called pre-proinsulin. उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होगा कि थोड़ा सा एक्स्ट्रा पोर्शन जो है इसका पॉलीपेप्टाइड चेन का, वो कटेगा, ट्रिमिंग होगी, कट ऑफ होगा, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे ये कट गया। At this point, this polypeptide is called proinsulin. ये वाला पोर्शन भी कट गया, this point is called proinsulin, ठीक है। डाइसल्फाइड लिंकेजेस बने में मजीद ट्रिमिंग होगी, मजीद कटिंग होगी, और ये कुछ इस तरह की शक्ल बन जाएगी, that would be called a insulin, ठीक है। देख रहे हैं किस तरह प्रीकर्सर ऑफ प्री प्रो इंसुलिन से प्री प्रो इंसुलिन बनती है, प्री प्रो इंसुलिन के ऊपर ट्रिमिंग होती है, प्रो इंसुलिन बनती है, मजीद ट्रिमिंग होती है और इंसुलिन बनती है। दिस फिनोमेना इज collectively called trimming or proteolytic cleavage. एक और एग्जांपल है आपके पास, इनएक्टिव zymogen है जो एक्टिव एंजाइम में कन्वर्ट होता है बाय द हेल्प ऑफ क्लेवेज। ये देखें कलर कोडेड है, ये जो रेड पोर्शंस हैं दीज आर द एक्टिव साइट्स, मगर ये कवर्ड है। ये जो प्रोटियोलिटिक क्लीवेज है, ठीक है, ये शो करिए कि यहाँ पे ये एक्टिव साइट है हमारे पास, ये रेड में एक्टिव साइट्स हैं हमारे पास, मगर ये वाली एक्टिव साइट यहाँ पे जब ये इनएक्टिव zymogen फॉर्म में है तो यहाँ पे ये कवर हुई हुई है, ठीक है, बाय अ मास्किंग सीक्वेंस। इट इज अमीनो एसिड सीक्वेंस, पॉलीपेप्टाइड सीक्वेंस, ठीक है ना, अमीनो एसिड्स ही हैं ये, ठीक है, दैट वाज कोडेड बाय द मैसेंजर आरएनए। क्लीवेज में प्रोटियोलिटिक क्लीवेज के बाद ये मास्किंग सीक्वेंस उतर जाएगा और जो एक्टिव साइट्स हैं वो exposed हो जाएंगी and they are ready to be utilized. एक और एग्जांपल हमारे पास प्रोटियोलिटिक क्लीवेज की, देखिए जरा इसको थोड़ा समझने की कोशिश करें। I'll give you a minute. जी कुछ समझ आई इसकी। ये एक प्रो कोलेजन है, ठीक है ना, उसकी एक स्ट्रैंड है, ठीक है,
इस तरह के 3 स्ट्रैंड आपस में मिलते हैं, ट्रिपल हेलिक्स फॉर्मेशन होती है और ये कुछ इस तरह की सिचुएशन में आ जाते हैं जिस तरह की ये बनी हुई है, सारे अमाइनो एंड एक साइड पे, सारे कार्बोक्सिल एंड एक साइड पे, ठीक है। और अगला काम क्या होता है, यहाँ पे ये ट्रिमिंग होती है, ये आपने पहले भी पढ़ी हुई है, डिफरेंट डिपिक्शन है, ठीक है। इसकी ट्रिमिंग होती है और जो हमारे पास रिजल्टेंट मॉलिक्यूल आता है दैट इज अ कोलेजन मॉलिक्यूल हैविंग दिस शेप, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आए थे सब यूनिट एग्रीगेशन। सर नाम से जाहिर है ये सब यूनिट्स हैं वो एग्रीगेट होंगे। लेट्स से हमारे पास ह्यूमन क्रोमोसोम 16 है एक साइड पे, दूसरी साइड पे ह्यूमन क्रोमोसोम 11 है। इन दोनों के ऊपर अपने अपने जीन्स हैं, जीन क्लस्टर्स हैं, इसलिए अल्फा ग्लोबिन जीन क्लस्टर है। वो जब ट्रांसक्राइब होगा तो हमारे पास जो एमआरएनए बनेगा, जब वो ट्रांसलेट होगा तो वो अल्फा चेन्स बनाएगा, ठीक है। इसी तरह ह्यूमन क्रोमोसोम 11 से बनती हैं बीटा चेन्स। ये अल्फा चेन्स और बीटा चेन्स आपस में जब इकट्ठी होती हैं, जुड़ती हैं, तो हमारे पास एक HbA मॉलिक्यूल बनता है। 2 अल्फा चेन्स और 2 बीटा चेन्स जब आपस में जुड़ती हैं तो हमारे पास ये हीमोग्लोबिन A मॉलिक्यूल बनता है, which results in a normal red blood cell constitution। अब लेट्स से हमारे पास ये वाला फिनोमेना, बीटा चेन्स वाला फिनोमेना बनना बंद हो गया, ये नहीं बन रहा, ठीक है। तो ये जो अल्फा चेन्स बनेगी यहाँ पे, वो सारी की सारी क्या करेंगी, आपस में प्रेसिपिटेट होना शुरू हो जाएंगी और अल्फा इंक्लूजन बॉडीज बनाएंगी इन दी रेड ब्लड सेल व्हिच इज ए थैलासीमिक रेड ब्लड सेल, ठीक है ना, इन अल्फा थैलासीमिया। सही, वहां पे यहाँ तो ये सिचुएशन आएगी या ये सिचुएशन आएगी या ये सिचुएशन आएगी या, ठीक है। ये सारी जो थैलासीमिया की फॉर्म्स थी, ये सारी की सारी सिचुएशन वहां पे क्रिएट होगी। So by aggregating subunits, post-translational modification occurs. नेक्स्ट आई थी हमारे पास प्रोटीन फोल्डिंग। प्रोटीन फोल्डिंग में हमारे पास क्या आता है, इससे नाम से जाहिर है जो प्रोटीन्स फोल्ड होंगी उससे हमारे पास कंप्लीट प्रोटीन फॉर्मेशन होगी, कंप्लीट फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन होगी, ठीक है, उसकी फोल्डिंग से। ये कुछ पार्टली फोल्डेड प्रोटीन्स हैं, ठीक है ना। अगर फोल्डिंग होगी तो ये एक करेक्टली फोल्डेड प्रोटीन के अंदर आ जाएंगे, ठीक है। अगर इनकी अनफोल्डिंग होगी तो ये इस तरह रिवर्सिबल फिनोमेना, ठीक है। यहाँ पे बताने का मकसद ये है कि जिस तरह एक के अंदर है कि जो प्रोटीन्स पड़ी होती हैं, पॉलीपेप्टाइड चेंज पड़ी होती हैं रैंडमली, जब वो प्रॉपर्ली फोल्ड होती हैं तो वो एक करेक्टली फोल्डेड प्रोटीन के अंदर चेंज हो जाती है, ठीक है ना। और इसी तरह अगर हम एग्रीगेशन को देखें प्रोटीन फोल्डिंग के साथ, तो ये जो फोल्डिंग होती रहेगी होती रहेगी होती रहेगी, वो आपस में एक दूसरे के साथ जुड़ती रहेंगी और आपके पास आपस में एक दूसरे से जुड़ती रहेंगी जी, और आपके पास एक मुकम्मल स्ट्रक्चर बनेगा। फॉर एग्जांपल ये देखें, इसी को लें, ये दोनों, ये वाला और ये वाला जो पॉलीपेप्टाइड चेन्स हैं, ठीक है, वो प्रॉपर्ली फोल्ड हुई और वो एक डायमेरिक एग्रीगेट में आ गई, ठीक है, इस तरह की शक्ल में। वहां पे ये एक और आई प्रोटीन, ठीक है, ये ट्राइमेरिक के अंदर चली गई, एक और आई, एक और आई, एक और आई, आती गई और ये एक फाइब्रिल बन जाएगा, मसल फाइब्रिल या मायोफाइब्रिल, कोई भी जिस तरह बन जाए, ठीक है ना। और ये एक क्वाटरनरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन बनेगा, ठीक है, इन अ प्रॉपर्ली फोल्डेड मैनर। एक और इसकी डिपिक्शन है, देखें हमारे पास पॉलीपेप्टाइड चेन आई, फोल्डिंग शुरू हुई, फोल्डिंग इंटरमीडिएट बना, ये देखें कुछ मोटिव्स बन रहे हैं इसके ऊपर, सही है। अब इसकी दो आउटकम्स हैं, एक तो ये नेटिव प्रोटीन बना देगा यानी कि प्रॉपर्ली फोल्डेड प्रोटीन बना देगा, ठीक है,
और दूसरा उसके पास ये वाला है कि एक मिसफोल्डेड प्रोटीन बना देगा। तो नेटिव प्रोटीन है, जब ये अपना काम खत्म कर लेती है तो ये भी एक मिसफोल्डेड प्रोटीन के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, मिसफोल्डेड प्रोटीन में कन्वर्ट हो जाती है। Once it is converted into a misfolded protein, it is destined to be disintegrated. ठीक है, one of the outcomes is the degradation, disintegration. दो अलग अलग नाम है, काम एक ही है। ठीक है, most of the time it will be disintegrated. Some of the times what happens, that this misfolded protein, it aggregates. Why? क्योंकि जो formation of, लिखते हैं, ये जो फॉर्मेशन ऑफ मिसफोल्डेड प्रोटीन है, मिसफोल्डेड प्रोटीन है, इसकी जो रेट है वो काफी ज्यादा होता है एज कंपेयर टू द डिग्रेडेशन रेट। जो डिग्रेडेशन का रेट होता है वो काफी कम होता है। डिग्रेड आहिस्ता आहिस्ता और होता है, लेकिन जो प्रोडक्शन ऑफ मिसफोल्डेड प्रोटीन है वो काफी तेज हो जाती है। तो इस तरह के फिनोमेना में ये एग्रीगेट कर जाती है। ठीक है, और ये अगर एग्रीगेट करती रहेंगी करती रहेंगी करती रहेंगी करती रहेंगी करती रहेंगी तो ये किस तरह का एमिलाइड फाइबर सा बन जाएगा, which causes diseases, many diseases. अल्जाइमर्स इनमें से एक डिजीज है, प्रायन डिजीज है, so on and so forth, काफी डिजीज। ग्लाइकोजन स्टोरेज डिजीज है हमारे पास, लिपिड स्टोरेज डिजीज, बहुत सारी डिजीज आ जाती हैं। नेक्स्ट हमारे पास आई थी कोवेलेंट मॉडिफिकेशन ऑफ अमीनो एसिड्स। नाम से जाहिर है कि अमीनो एसिड्स की मॉडिफिकेशन होगी, कोवेलेंट मॉडिफिकेशन, इजी, सच एज ऑक्सीडेशन, प्रोलीन हाइड्रोक्सीप्लोरीन बन जाता है। ठीक है, ये देखें यहाँ पे शो हुआ है कि यहाँ पे H की जगह OH और ऑक्सीजन आके अटैच हो जाएगी, हाइड्रोक्सीप्रोलीन बन जाएगी। Hydroxyproline is a important component of collagen. Next is carboxylation. कार्बन डाइऑक्साइड आके अटैच हो रही है। गैमा कार्बोक्सी ग्लूटामेट, ग्लूटामेट के साथ कार्बन डाइऑक्साइड लगी तो गैमा कार्बोक्सी ग्लूटामेट, ग्लूटामेट के गैमा कार्बन के ऊपर आके कार्बोक्सिल ग्रुप अटैच हो, ग्लूटामेट के गैमा कार्बन के ऊपर आके कार्बोक्सिल ग्रुप अटैच हो। फॉस्फोराइलेशन इजी है, फॉस्फेट अटैच हो रहे हैं। एग्जांपल फॉस्फोसीरीन, फॉस्फोथेनोलामीन, फॉस्फोइनोसिन। ये हमारे सारे फॉस्फोरिलेशन के। देन का एसिटाइलेशन, इसका नाम से जाहिर है एसिटाइल ग्रुप अटैच होता है। ठीक है, ये देखिए आर्जिनिन के साथ ये एक एसिटाइल ग्रुप अटैच हुआ। हो गया। फिर आ जाती है ग्लाइकोजाइलेशन। ये आप देख सकते हैं दो किस्म की ग्लाइकोसाइलेशन होती है, ओ ग्लाइकोसाइलेशन एंड एन ग्लाइकोसाइलेशन। ओ ग्लाइकोसाइलेशन होती है कि जो हाइड्रोक्सल है वो यूटिलाइज होता है अमीनो एसिड का, और जो एन ग्लाइकोसाइलेशन है वो जो अमीनो ग्रुप है अमीनो एसिड्स का वो अटैच होता है
कार्बोहाइड्रेट मोइटी के साथ, ये देखें ये O से अटैच हो रहा है तो ये O ग्लाइकोसाइलेशन है, ये N से अटैच हो रहा है तो ये N ग्लाइकोसाइलेशन, ठीक है ना। दिस इज योर कार्बोहाइड्रेट मोइटी, दिस वन हियर, सही। लास्टली आ जाता है हमारे पास मैथिलेशन या मिथाइलेशन। आप देख सकते हैं लाइसिन था, लाइसिन के साथ मिथाइल ग्रुप ये अटैच हुआ हो, ठीक है। तो मिथाइलेशन, सो हमारे पास जो आते हैं वो आगे कोवलेंट मॉडिफिकेशन, ऑक्सीडेशन, कार्बोक्सिलेशन, फॉस्फोराइलेशन, एसिटाइलेशन, कार्बोक्सिलेशन, मैथिलेशन, ठीक है। ऑक्सीडेशन में ऑक्सीजन ऐड हो रही, कार्बोक्सिलेशन में कार्बन डाइऑक्साइड ऐड हो रही, फॉस्फोरिलेशन में फॉस्फेट अटैच हो रही है, एसिटाइलेशन में एसिटाइल ग्रुप अटैच हो रहा है, ग्लाइकोसाइलेशन में कार्बोहाइड्रेट मोइटी अटैच हो रही है और मिथाइलेशन में मिथाइल ग्रुप अटैच हो रहा है। So these all are the covalent modifications of amino acids. Last रह गया प्रोटीन टारगेटिंग। जी लास्ट आ गया हमारे पास इस ट्रांसलेशन टॉपिक का पॉइंट, सब टॉपिक प्रोटीन टारगेटिंग। प्रोटीन टारगेटिंग और प्रोटीन सॉर्टिंग, नाम याद रखिएगा, is the biological mechanism by which proteins are transported to their appropriate destination in the cell or outside it. सिंपल है कि ऑफ कोर्स एक प्रोटीन बनी है, इंसुलिन की बात ही कर लेते हैं। एक प्रोटीन बनी है आपकी बॉडी में, उसकी बनने की ऑफ कोर्स कोई ना कोई वजह होगी, उसके कुछ सिग्नल्स होंगे कि वो प्रोटीन बनी है, उसकी जरूरत थी। अच्छा जी, वो प्रोटीन बन गई है, न्यूक्लियस में डीएनए था, डीएनए से आरएनए बना, ट्रांसक्रिप्शन हुई न्यूक्लियस में, वो जो ट्रांसक्रिप्ट था प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट, उसकी पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन हुई, वो एक मैच्योर मैसेंजर आरएनए में कन्वर्ट हुआ। वंस वो एक मैच्योर मैसेंजर आरएनए में कन्वर्ट हुआ, दैट इज सिक्रेटेड इनटू द साइटोप्लाज्म फ्रॉम द न्यूक्लियस। साइटोप्लाज्म में आते ही इसके ऊपर क्या होगा, ट्रांसलेशन शुरू होगी, राइबोसोम आएगा, ट्रांसफर आरएनए आएगा, अमीनो एसिड साइट, पेप्टिडाइल साइट, एक्सिट साइट, Schneidel-Garno sequence, start codon, AUG, another amino acid comes with a transfer RNA, attaches itself to the ribosomes, that type of bond is formed, more and more peptide bonds are formed and a polypeptide chain is created until a stop codon is encountered. Once the stop codon is encountered, all of this translation machinery disrupts, messenger RNA is released into the cytoplasm again to be translated again by another ribosome or another translation machinery, and the polypeptide chain, which is the primary structure of any protein, that is formed. Now that polypeptide chain goes under the post-translational modification. Post-translational modifications such as trimming or proteolytic cleavage,
such as subunit aggregation, such as folding, such as covalent modification. And once all of that post-translational modification is done with, has ended, a final form of a protein is achieved. Now that final form of protein, let's say it's insulin. Insulin achieve हो गई. इंसुलिन की जरूरत थी बॉडी में, सिग्नल गया, और ये सारे फिनोमेना से जो मैंने अभी काउंट किया, इंसुलिन आपके पास आ गई. अब जब आपके पास ये इंसुलिन आ गई है, अब इसका करना क्या है? इसकी जो टारगेट सेल्स हैं या सेल के अंदर भी जो टारगेटेड डेस्टिनेशंस हैं, जो पोजीशंस है जहां पे जाना है इसने, जहां पे लगना है जाके, वहां पे इसको पहुंचा दिया जाता है. ठीक है ना? दिस फिनोमेना इज कॉल्ड प्रोटीन टारगेटिंग. This phenomena is called protein targeting. जिस तरह इंसुलिन जाके इंसुलिन रिसेप्टर के ऊपर लगा, वो उसका टारगेट. ठीक है? आगे देखते हैं. Some cytoplasmic proteins are targeted to a particular site in the cells. ठीक है? Cytoplasmic proteins are targeted to a particular site in the cells because they contain a specific amino acid sequence that causes them to bind to the receptor located at that site. इसको समझने के लिए ये देखें, एक प्रोटीन है, वो किसी भी सेल की एक पर्टिकुलर साइट के ऊपर जाके टारगेट होती है. ठीक है ना? उसका टारगेट वहां पे है. ठीक है? क्यों वहां पे उसका टारगेट है? बिकॉज दे कंटेन, ये जो प्रोटीन्स हैं, दे कंटेन अ स्पेसिफिक अमीनो एसिड सीक्वेंस दैट कॉजेज देम टू बाइंड टू द रिसेप्टर लोकेटेड एट दैट साइट. ठीक है? यानी कि अगर इंसुलिन की शक्ल ये है, ठीक है, तो उसके रिसेप्टर की शक्ल क्या होगी? कुछ ऐसी सी होगी. ठीक है? तो जो सीक्वेंस प्रोटीन के ऊपर है वो रेसिप्रोकल होता है किसके? टारगेट के सीक्वेंस, ताकि वो एक दूसरे के साथ जुड़ सके. अब लेट्स से अगर ये इंसुलिन इस शेप की है और उसका जो रिसेप्टर है वो अगर इस शेप का हो, तो क्या ये अटैच हो सकेंगे? आई डोंट थिंक सो. लेकिन अगर इस शेप का हो रिसेप्टर तो अटैच हो जाएंगे. एक और एग्जांपल, प्रोटीन्स टारगेटेड टू द माइटोकॉन्ड्रिया. जो माइटोकॉन्ड्रिया में जाती है, माइटोकॉन्ड्रिया क्रॉस करते हैं. रिमेंबर, माइटोकॉन्ड्रिया की दो मेम्ब्रेन्स होती हैं, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन. बहुत ज्यादा आप लोगों ने देखा था इसको कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म में भी, लिपिड मेटाबॉलिज्म में भी. ठीक है? तो वो कौन सी ऐसी प्रोटीन्स हैं जो वहां तक पहुंचती हैं, उसको क्रॉस करती हैं? काफी करती हैं. पायरुवेट करती है, कार्निटीन करती है, काफी सारी करती हैं. मूव करती हैं along the membrane, across the membrane. So the proteins targeted to the mitochondria contain a specific peptide sequence of 20 to 80 amino acids that mediates their transport. क्योंकि उसके ऊपर जो माइटोकॉन्ड्रिया के ऊपर जो रिसेप्टर लगे होंगे ना, वो कुछ इस शेप के होंगे, और जो ये जो 20 to 80 अमीनो एसिड्स का सीक्वेंस है, वहां पे इस तरह की डोमेन बनेगी, तो वो उससे क्रॉस कर लेती है. ठीक है जी? So this is what protein targeting is about. The interaction of a protein with its receptor. ठीक है? This being the protein, this being the receptor. ले जी, translation is done. Genetic code, components required for the protein synthesis,
composition of eukaryotic ribosome, composition of prokaryotic ribosome, steps of protein synthesis, post-translational modification, and protein targeting. All is done. The resource for your exam is chapter 32 of the 7th edition of Lippincott. This is the topic of genetics 2 test. Okay? That will occur on 23rd of June. Okay? अब हमारा ये नेक्स्ट टॉपिक शुरू रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन. ये मैं अभी नहीं शुरू करवा रहा हूँ आज, क्योंकि कितना टाइम रह गया, 7 मिनट रह गए सिर्फ. तो अगर आप लोगों के पास क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं. ठीक है, मैं अगला टॉपिक नहीं शुरू करवा रहा हूँ. If you have any sort of question you may ask about this translation, I'll be more than happy to answer them. Elongation मैं रिपीट कर देता हूँ. ये देखिए, ये आपके पास इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स था. ठीक है, इसके ऊपर आके ये हमारे पास 50s सब यूनिट लगता है. 50s सब यूनिट लगता है तो कुछ इस तरह लगता है कि ये जो मिथियोनिन है, जो पहला ट्रांसफर आरएनए आके लगा हुआ 30s सब यूनिट के साथ और मैसेंजर आरएनए के साथ, ये इसकी पी साइड पे हो. ठीक है, ए साइड एम्प्टी होती है, यहाँ पे जीटीपी हाइड्रोलाइज होता है, ये दोनों फैक्टर्स उतर जाते हैं और जो अगला एंटीकोडॉन होता है उसके लिहाज से जो एंटीकोडॉन है ट्रांसफर आरएनए के ऊपर ये अपना एक और अमीनो एसिड लेके आता है और ए साइड पे आके अटैच होता है. जब ये ए साइड पे आके अटैच हो जाता है, जो इनिशिएशन है वो खत्म हो जाती है. इसके बाद काम शुरू होता है एलोंगेशन का. ठीक है, इन दोनों अमीनो एसिड्स के बीच में बॉन्ड बनेगा, पेप्टाइड लिंकेज. ठीक है, जैसे ही ये बॉन्ड बनता है, इस ट्रांसफर आरएनए को यहाँ पे रहने की जरूरत नहीं है, तो ये क्या करता है, यहाँ से डिटैच हो जाता है. Methionine is attached with proline now. This amino acid that was attached with methionine gets detached. It is ready to go and find another methionine to go and start another initiation. Another initiation of another translation. नेक्स्ट जो ये ए साइड खाली थी, उसके ऊपर जो अगला कोडॉन है मैसेंजर आरएनए के ऊपर, जो अगला कोडॉन है वो उसके लिहाज से एक और अमीनो एसिड आके लगेगा. ठीक है, फिर ये पेप्टाइड बॉन्ड बनेगा प्रोलीन और सीरीन के बीच में. तो ये जो ट्रांसफर आरएनए इट इज नो मोर रिक्वायर्ड, इट इज डिटैच्ड ऑफ एंड दिस सीरीन मूव्स टू द पी साइड. ए साइड खाली हो जाएगी, वहां पे एक और अमीनो एसिड आके लगेगा अगले कोडॉन के लिहाज से, फिर एक और पेप्टाइड लिंकेज बनेगा. ठीक है, and this will keep on going until a polypeptide chain is synthesized, and it will keep on going until a stop codon is encountered. स्टॉप कोडॉन कौन कौन से हैं हमारे पास, UAA, UAG एंड UGA. ये हमारे पास 3 स्टॉप कोडॉन्स हैं. इन तीनों के लिए ना ट्रांसफर आरएनए कोई नहीं होता है. ठीक है, कोई अमीनो एसिड नहीं होता है. जब ये स्टॉप कोडॉन आ जाता है ए साइड के ऊपर, हमारे पास एलोंगेशन भी रुक जाती है. देन कम्स टर्मिनेशन. स्टॉप कोडॉन की जगह पे जो ए साइड खाली है वहां पे आके रिलीज फैक्टर लगता है और वो इन सारी चीजों को अलग अलग कर देता है. ये 30s 50s सब यूनिट अलग हो जाता है, ये पॉलीपेप्टाइड चेन अलग हो जाती है, ये मैसेंजर आरएनए अलग हो जाता है.
30 सब यूनिट अलग हो जाता है, ठीक है ना। ये चारों चीजें अलग अलग हो जाती हैं। पॉलीपेप्टाइड चेन की आगे पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन होगी, मैसेंजर आरएनए आगे जाके किसी और 30 सब यूनिट के साथ अटैच हो और कहीं और जाके ट्रांसलेशन करेगा, ठीक है। So this is what an elongation is. G, any other question? You're welcome, Peter. I have a couple of minutes. If you have any other question, you may ask. If you have any questions, you may ask. If you have any questions, you may ask. If you have any questions, you may ask. Hi, this is Dr. Harun Habib signing off. Thank you for your time. Allah Hafiz.